अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आयमा सैयद, एक पीएचडी स्कॉलर, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट और एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर। अब तक आइडिया लैब ने आपके लिए क्या किया है? आइडिया लैब आपके लिए ऐसे बिजनेस आइडियाज लाया जिनमें आप सीख सकते हैं कि 3,000 से 10,000 रुपए में कारोबार कैसे शुरू होता है, चीजें कहां से लेते हैं, क्लाइंट्स को कैसे पहुंचाते हैं। इसके ऊपर पूरी प्लेलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है चैनल पर। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो कंपनीज इंटरनेशनली मिलियन, बिलियन एंड ट्रिलियन रुपीस कमाती हैं, वो किस प्रोडक्ट और सर्विस से कमाती हैं और आप उसे स्मॉल स्केल लेवल पर कैसे शुरू कर सकते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट आपके पैसिव अर्निंग का जरिया कैसे बनती है। स्टॉक्स क्या हैं, पीएसएक्स क्या है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर आपकी गवर्नमेंट आपके पैसे सेफ कैसे रखती है, और इसके अलावा कंपनीज में इन्वेस्ट करने से पहले उनकी फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस कैसे की जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे पढ़ी जाती हैं। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं, लेकिन मैंने अपनी जर्नी से जो कुछ सीखा आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप आइडिया लैब के साथ ग्रो कर सकें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। और आज हम बात करने वाले हैं कि बुल मार्केट के अंदर करेक्शन और उस दौरान में आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है। हमने इससे पहले बात करी कि बुल मार्केट क्या है या किस तरीके से आप इस तरह की मार्केट में जो अभी करंट सिचुएशंस आप देख रहे हैं उसमें आपके मिलियंस और बिलियंस ऑफ रुपीज़ का डूब जाना, आपके कैपिटल का लॉस हो जाना बहुत आम सी बात होती है। और उसकी क्या वजूहात हैं, पहले हमने इस बात को डिस्कस किया। उस बात से फिर हमने लिंक किया कि बुल मार्केट क्या है और इस वक्त ये जो पिछले 3-4 साल का एरा है इसे आप बुल मार्केट कंसीडर कर सकते हैं। और इसके अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं, आपको कैसे पता चलता है कि ये बुल मार्केट चल रही है, उसके ऊपर हमने कल डिटेल बात करी। और आज हम ये देखेंगे कि बुल मार्केट के अंदर क्रैश का होना या करेक्शन का होना किस तरीके से वर्क करता है। पर्टिकुलरली आज हम करेक्शन की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात यह है कि बुल मार्केट करेक्शन होता क्या है। बुल मार्केट करेक्शन स्टॉक मार्केट का टेम्परेरीली जो गिरावट होती है उसे कहते हैं, जो एक ओवरऑल अपवर्ड ट्रेंड को का जो कहने के अंदर हो रही होती है। बेसिकली अगर आप जो आपका ग्राफ होगा उसको अगर आप 5 साल के ऊपर देखेंगे तो आपको मार्केट जो है वो अपसाइड की तरफ नजर आएगी। लेकिन जब आप उसको वीक्स और मंथ्स के ऊपर देख रहे होंगे तब आपको मार्केट नेगेटिव नजर आएगी। जैसे कि अभी करंट सिचुएशन में आपको मार्केट नेगेटिव नजर आ रही होगी, लेकिन अगर आप उस मार्केट को पिछले 6 मंथ से ऑनवर्ड अगर उसके को तकरीबन 2 साल तक पे या 3 साल तक पे ले जाएंगे तो आपको ओवरऑल मार्केट जो है वो पॉजिटिव साइड पर दिखाई देगी। मार्केट इसमें जो है वो सीधी लाइन में ऊपर नहीं जाती है, बल्कि राइज, पॉज, फॉल और फिर राइज करती है। तो ये कहलाता है आपका एक किस्म का बुल मार्केट। करेक्शन जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है और ओवर वैल्यूएशन को जो है वो रीसेट करता है और मार्केट को हेल्दी बनाता है। स्मार्ट इन्वेस्टर्स जो हैं वो करेक्शन की अपॉर्चुनिटी को समझते हैं और उस टाइम पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, जबकि एक इमोशनल इन्वेस्टर पैनिक करता है और बायर जो है उस टाइम पर सेलिंग करता है। अब ये देखते हैं कि ये जो बुल मार्केट करेक्शन है ये किस तरीके से परसेंटेजेस में आपके लिए वर्क करती है, फाइनेंशियल टर्म्स इसकी किस तरीके से हैं। तो बुल मार्केट करेक्शन का मतलब है कि जब मार्केट रीसेंट हाई से 10% से 20% तक गिर जाए लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है वो अपवर्ड ही रहे, तो इसे आप बुल मार्केट करेक्शन समझते हैं। अगर मार्केट 20% से 30% से ज़्यादा गिर जाए तो उसे आप क्रैश या बियर मार्केट कहेंगे। करेक्शन बुल मार्केट का नॉर्मल और ज़रूरी हिस्सा रहता है जो एक्सेस स्पेकुलेशन को क्लीन करता है। अब बात करते हैं कि वाई करेक्शंस हैपन्स इन बुल मार्केट। बुल मार्केट कभी भी स्ट्रेट लाइन में ग्रो नहीं करता, प्राइसेस ओवरहीट हो जाती हैं, इन्वेस्टर्स प्रॉफिट बुक करते हैं और मैक्रो इवेंट्स जो है वो मार्केट को शॉक दे सकते हैं। जब मार्केट एक ओवर हाइप सिचुएशन में हो तब जैसे जंग होती है और इस तरह के सिनेरियोज जो भी आप देख भी रहे हैं, उस टाइम पर मार्केट जो है वो अपनी करेक्शंस ज़रा स्ट्रांगली दिखाती है। वो जो चीज़ें आपकी डेज में होनी थी वो विद इन अ डे हो रही होती हैं और इसलिए जो करेक्शंस है वो नेचुरली अकर होती हैं और मार्केट का जो बैलेंस है वो बना रही होती हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं प्रॉफिट टेकिंग की। तो देखिए, जब स्टॉक्स ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं इन्वेस्टर्स अपना प्रॉफिट लॉक करने के लिए सेल कर देते हैं, या सेलिंग प्रेशर जो है वो करेक्शन को ये जो इस टाइम पर सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता है उससे उसकी वजह से ही ये सब कुछ सिचुएशन हो रही होती है। ये एक हेल्दी बिहेवियर समझा जाता है मार्केट के लिए, क्योंकि ये इसके जो बबल है उससे आपको बचाता है। फिर आ जाती है वैल्यूएशन का रीसेट करना। कभी कभी स्टॉक्स जो है उनके फंडामेंटल्स भी बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं। अभी कुछ इतने खास रिजल्ट्स भी बहुत सारी कंपनीज के नहीं आए थे, जिसकी वजह से भी मार्केट करेक्शन से जो प्राइसेस है उसकी फेयर वैल्यू के करीब आ रहे हैं। इससे जो वैल्यूएशन है वो रीसेट होती है और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती रहती है।
फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि इंटरेस्ट रेट की, कि इंटरेस्ट रेट और पॉलिसी शॉक्स, सेंट्रल बैंक अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे या आईएमएफ की पॉलिसी की न्यूज़ आए तो मार्केट में फेयर क्रिएट होता है। हायर इंटरेस्ट रेट लिक्विडिटी कम करता है और जो स्टॉक्स हैं वो गिर जाते हैं, जो करेक्शन, ये जो है करेक्शन का सबब बनता है। फिर आ जाता है इकोनॉमिक डेटा सरप्राइजेस, जीडीपी हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, या फिर कॉर्पोरेट अर्निंग्स अगर एक्सपेक्टेशन से वीक हों तो इन्वेस्टर्स नेगेटिव रिएक्शन देते हैं और उनका जो सेंटिमेंट होता है वो नेगेटिव हो जाता है। ये इकोनॉमिक सरप्राइजेस मार्केट को करेक्शन में ला सकते हैं। फिर आ जाती है पांचवी और बहुत अहम रीज़न, जियो पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल इवेंट्स। वॉर्स हो गई, इलेक्शंस हो गए, पेंडेमिक्स हो गए या फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज़ हो गई, ये मार्केट के कॉन्फिडेंस को डैमेज करते हैं। इससे जो इन्वेस्टर्स हैं उनका जो रिस्क है वो उनको दिखाई देता है और वो रिस्क से बचने के लिए सेल करना शुरू करते हैं। इस सेल से पैनिक सेलिंग बढ़ना शुरू हो जाती है और अल्टीमेटली जो मार्केट है वो करेक्शन दिखाती है। फिर बात करते हैं यहाँ पर टेक्निकल मार्केट साइकिल्स की। तो देखें, जब ये सारा कुछ होता है तो मार्केट की जो वेव्स हैं वो मार्केट वेव्स में मूव करती है फिर, और यहाँ पर वेव्स जो हैं वो आपके पास वेव्स हो गए, सेंटिमेंट साइकिल्स हो गए, टेक्निकल पैटर्न्स हो गए, वो नेचुरली ही करेक्शन क्रिएट करते हैं। ये मार्केट का बिल्ट इन रिदम समझा जाता है। अब बुल मार्केट के अंदर जो करेक्शंस होती हैं उसकी कुछ टाइप्स हैं। करेक्शंस की इंटेंसिटी डिफरेंट होती है। जो शैलो पुल बैक है वो 3 से 7% का होता है, जो नॉर्मल नॉइज समझा जाता है। स्टैंडर्ड करेक्शन जो है वो 10 से 20% तक की होती है, जिसमें जो फेयर है वो इंक्रीज होता है और स्मार्ट मनी बाय करता है। डीप करेक्शन 20 से 30% की होती है, जो ऑलमोस्ट बेयर कहने के मार्केट होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए भी ये अगेन बेस्ट अपॉर्चुनिटी भी समझी जा सकती है। फिर आ जाते हैं इसके पीछे के माइंडसेट की तरफ। करेक्शंस जो हैं वो इन्वेस्टर की जो साइकोलॉजी है उसको टेस्ट करती है। उसके इमोशनल साइकिल का जो डिनाइल है, डिनाइल से स्टार्ट होता है, फिर वो फेयर की तरफ मूव करता है, पैनिक की तरफ जाता है, कैपिटलाइजेशन की तरफ जाता है और अल्टीमेटली रिकवरी के बाद मार्केट ऊपर जाती है। रिटेल इन्वेस्टर्स पैनिक में सेल करते हैं, जबकि इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इस टाइम पे क्वाइटली बाय करते हैं। अब बात करते हैं टेक्निकल सिग्नल्स का। और देखें, अभी जो करंट सिचुएशन है ना, इस दौरान में जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनका जो रमज़ान की वजह से भी एक टाइम टेन्योर है, जो ड्यूरेशन है वो शॉर्ट हो गया है मार्केट के अंदर परफॉर्म करने का, तो उसकी वजह से भी ये एक प्रेशर बिल्ट हो रहा है। अब अगर टेक्निकल साइंस की बात करें तो करेक्शन का जो टेक्निकल सिग्नल है वो, उसमें अगर ओवरबॉट को आप देखेंगे, RSI आपका पैराबोलिक प्राइस का जो राइस है, वॉल्यूम की जो डाइवर्जेंस है, रेजिस्टेंस की जो रिजेक्शन है और डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न्स जो हैं ये सब शामिल होते हैं। मैक्रो ट्रिगर्स जैसे कि कह लें कि आपके जो इंटरेस्ट रेट के हाइक्स हो गए और IMF की न्यूज़ हो गई, ये भी करेक्शन सिग्नल्स देते हैं। अब बात कर लेते हैं आपकी बुल मार्केट करेक्शन की स्ट्रैटेजी के ओवरव्यू के हवाले से। तो देखिए, जो हमारी करेक्शन के वक्त में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या करें। स्ट्रैटेजी डिपेंड करती है कि आप स्विंग ट्रेडर हैं या आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। आप डिसिप्लिन स्ट्रैटेजी करेक्शन को वेल्थ बिल्डिंग टूल बना सकते हैं। अब स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, या बाइंग एट द डिप फ्रेमवर्क भी कहला सकता है। स्विंग ट्रेडर जो हैं वो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड स्टॉक्स जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं और करेक्शन के बाद सपोर्ट लेवल्स पर बाई करते हैं। बाइंग एक ही बार नहीं बल्कि कुछ हिस्सों में की जाती है और फिर स्टॉप लॉस ज़रूर लगाया जाता है। तो बुल मार्केट के अंदर जो डिप्स हैं वहाँ पर बाइंग करना आपको फ्यूचर में रिवॉर्ड दे सकता है। अब स्विंग ट्रेडर्स के लिए जो चीज़ें वो देख सकते हैं उसमें आ जाता है सपोर्ट एंड एवरेज सपोर्ट। यहाँ पर क्या है कि स्विंग ट्रेडर जो है वो 20 डे और 50 डे की जो मूविंग एवरेजेस हैं उनके जो डायनामिक सपोर्ट है उसको देखते हैं, उसको यूज़ करते हैं, जबकि जो प्राइस मूविंग एवरेज है टच करे और रिवर्सल कैंडल बने तो बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। फिर आ जाती है सेक्टर रोटेशन। करेक्शंस में जो ओवर हीटेड सेक्टर्स हैं उनको सेल किया जाता है और जो लैगिंग सेक्टर्स हैं उनको बाय किया जाता है। मिसाल के तौर पर जो स्मॉल कैप है उन सेल करके बैंक्स या डिविडेंड स्टॉक्स को बाय किया जाता है। फिर बात कर लेते हैं मोमेंटम कंटिन्यूटी स्ट्रैटेजी की। इसके अंदर जो करेक्शंस का एंड है उसके बाद ब्रेकआउट स्टॉक्स को बाय किया जाता है और नेक्स्ट बुल लेग राइड के अंदर उसको लेके चला जाता है। ये मोमेंटम कंटिन्यूटी जो है स्ट्रैटेजी की, ये जो स्ट्रैटेजी होती है इसमें जो स्ट्रॉन्ग रैलीज हैं उनमें हाई रिटर्न्स मिलते हैं।
अब अगर हम इसके कुछ रिस्क रूल्स की बात करें तो स्विंग ट्रेडर्स को जो इस ऐसी सिचुएशन है उसको हर ट्रेड में सिर्फ 1 से 2% कैपिटल जो है वो रिस्क करना चाहिए। पोजीशन साइजिंग ज़रूरी है और इसी तरह से लेवरेज को अवॉइड करना चाहिए और लूजर्स को, जो कंपनी स्टॉक्स ऐसे हैं उनको जो है वो क्विकली कट कर देना चाहिए ऐसी सिचुएशन में, और डिसिप्लिन ही उनके सर्वाइवल का सीक्रेट बन सकता है। अब बात करते हैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, यानी कि जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स करेक्शन के वक्त में फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, जैसे डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं, तो यहाँ पर करेक्शंस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए डिस्काउंट सेल्स की तरह होती हैं, जो क्वालिटी स्टॉक्स आपको चीप में मिल रहे होते हैं। इसमें अगर सबसे पहले देखा जाए तो कोर सैटेलाइट पोर्टफोलियो फ्रेमवर्क, इसमें कोर पोर्टफोलियो में ब्लू चिप स्टॉक्स हो गए, बैंक्स हो गए, एनर्जी स्टॉक्स हो गए, ये सारे जो स्टेबल होते हैं इनको देखा जाता है। सैटेलाइट पोर्टफोलियो में जो ग्रोथ स्टॉक्स हैं, टेक हैं, स्मॉल कैप कंपनीज हैं और जो हाई रिस्क हैं और हाई रिटर्न देती हैं, ये हो सकते हैं, और इनकी परसेंटेजेस को आप अलाइन कर सकते हैं। यानी आपका पोर्टफोलियो का मेन पोर्शन 70 to 8% आपके स्टेबल स्टॉक्स होने चाहिए। फिर अगर बात करें यहाँ पर रीबैलेंसिंग की, इस दौरान में करेक्शन के वक्त जो ओवर वैल्यूड एसेट्स हैं उनको सेल किया जाता है और अंडर वैल्यूड सेक्टर्स में बाई किया जा सकता है, और रीबैलेंसिंग से पोर्टफोलियो रिस्क कंट्रोल हो सकता है और रिटर्न जो है वो ऑप्टिमाइज हो सकता है। फिर बात कर लेते हैं वैल्यूएशन बेस्ड बाइंग की। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स किन चीज़ों को देखेंगे, वो P/E रेशो, अर्निंग ग्रोथ, डिविडेंड यील्ड, इनको एनालाइज करेंगे। जब वैल्यूएशन उनकी हिस्टोरिकल एवरेजेस से नीचे हों और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हों तो इनके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी बेस्ट समझी जाएगी। अब अगर कैश रिजर्व का रूल देखा जाए जो सबसे अहम है, तो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हमेशा 10 से 30% कैश जो है वो रिजर्व रखते हैं। कैश करेक्शन के वक्त सबसे पावरफुल वेपन होता है जो अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करने में आपको मदद देता है। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या होता है करेक्शन के वक्त? जब इंस्टीट्यूशंस करेक्शंस को डिजास्टर नहीं बल्कि एक रिस्क मैनेजमेंट के तौर पर देखते हैं, वो डेरिवेटिव से फ़ायदा हासिल करना चाहते होते हैं। सो बेसिकली वो सेक्टर्स को रोटेट करते हैं, डिफेंसिव एलोकेशन बढ़ाते हैं और क्वालिटी स्टॉक्स को इस दौरान में अकोमोलेट करना शुरू करते हैं। करेक्शन में और बेयर मार्केट में क्या डिफरेंस आ जाता है ये देखना भी बहुत ज़रूरी है। करेक्शन जो है वो आपका 10 से 20% हो सकती है गिरावट, और इवन 20 से 30% तक भी जा सकती है, जबकि जो बेयर मार्केट है वो 30 से 70% तक गिरती है। करेक्शन में लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है वो अपवर्ड दिखाई देता है आपको, जबकि स्ट्रैटेजी जो है उसमें बाय पर आप डिप पर बाय कर सकते हैं, जबकि जो बेयर मार्केट है वहाँ कैपिटल अपना बचाना आपकी प्रायोरिटी होती है। अब यहाँ पर करेक्शंस कब क्रैशेस बन सकते हैं ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए करेक्शंस क्रैशेस बन जाते हैं जब एग्रेसिव इंटरेस्ट रेट हाइक्स हो रहे हों, या फिर अर्निंग कोलैप्स कर रही हों कंपनीज की, या बैंकिंग या करेंसी के जो क्राइसिस हैं वो बढ़ जाएं, और इसी तरह से लिक्विडिटी अगर ड्राई होना शुरू हो जाए तो बुल मार्केट जो है वो ख़त्म हो चुकी होती है। अब पाकिस्तान के हवाले से अगर हम करेक्शन ट्रिगर्स को देखें वो क्या हैं, तो PSX में करेक्शन जो है वो IMF के डिले से, PKR की डिवैल्यूएशन से, इंटरेस्ट रेट और पॉलिसी चेंजेस की वजह से, और इसी तरह से ऑयल प्राइसेस के शॉक से होती हैं। पाकिस्तान मार्केट जो है वो मैक्रो ड्रिवन है, यानी इसके लिए आपको जब इसकी PSX की अंडरस्टैंडिंग लेनी है तो आपको उसके लिए अल्टीमेटली मैक्रो इंडिकेटर्स को समझना और उनको जहन में रखते हुए ही अपनी इन्वेस्टमेंट को प्लान करना चाहिए। स्मार्ट इन्वेस्टर का करेक्शन का क्या इसके अंदर एक वो रूल लेकर चल सकता है कि करेक्शंस नॉर्मल हैं और वीक इन्वेस्टर्स जो हैं उनको क्लीन कर देता है मार्केट से, क्योंकि वो वहाँ पर रह नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो हैं वो स्टॉक्स को हाइप पर ख़रीद रहे होते हैं और उसकी वैल्यूएशन से बहुत ऊपर ले जाते हैं, तो जिसकी वजह से भी ये करेक्शंस आ जाती हैं। ट्रेंड जो है वो फॉलो करें और इमोशनल डिसीजंस जो हैं वो उनको अवॉइड करना चाहिए। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को सेपरेट रखें अपनी, कि आपने एक ही स्टॉक को अगर ट्रेड के लिए लिया है कुछ अमाउंट को, उसको दूसरे पोर्शन को उसके आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, तो यू शुड हैव टू बी क्लियर कि आपने कौन सा पोर्शन जो है वो शॉर्ट टर्म स्विंग करने के लिए खरीदा है और कौन सा जो है वो आप 10 से 20 साल तक होल्ड करना चाहते हैं, और उनको आप कंटिन्यूस अपने जर्नल के अंदर मॉनिटर करें, उनको लिखें, ताकि आपकी प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ आप चल सकें, और सिर्फ जो क्वालिटी बिजनेस है उनमें इन्वेस्ट करें। अगर बात की जाए कि एकेडमिक फ्रेमवर्क के हवाले से अगर हम देखें कि कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी एक रिसर्च लेवल से समझी जाती हैं, तो एकेडमिकली करेक्शंस को मार्केट माइक्रो स्ट्रक्चर जो है और बिहेवियरल फाइनेंस हो गया, मैक्रो फाइनेंस की जो मॉडल्स हैं और जो वॉलेटिलिटी मॉडल्स हैं उनसे स्टडी किया जाता है। ये फ्रेमवर्क जो हैं वो इन्वेस्टर्स के बिहेवियर को और उसके मैक्रो शॉक्स को
उसको एक्सप्लेन करते हैं। और उम्मीद करती हूँ आपको आज ये तमाम बातें अच्छी लगी होंगी। आपने चैनल को लाइक किया होगा, शेयर किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा और इंशाअल्लाह और मज़ीद अच्छी वीडियो के साथ आते रहेंगे। आज के लिए मैं लेती हूँ अलविदा। अस्सलाम वालेकुम।